ओके लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देख लिया था। यस यस नो। एक्सेप्शंस। ठीक है, एक्सेप्शंस तुम्हारे पास तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर है फॉर थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट्स। थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट में दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से दो एक्सेप्शन है बताओ। देयर आर टू एक्सेप्शन इन थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था अपन ने। यस। अच्छा 21 से 30 में दो एक्सेप्शन है ना। ओके सिद्धांत। व्हाट अबाउट अदर्स? क्रोमियम एंड कॉपर। देखो दो एक्सेप्शन है, कौन कौन से? क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 24। एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। अगर अपन अपने वाले जो फंडे थे उससे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्रोमियम का, तो क्रोमियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? क्रोमियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? आर्गन। ओके। और क्रोमियम का पीरियड नंबर क्या होगा? व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ क्रोमियम? पीरियड नंबर कितना होगा? 4। तो यहाँ से होगा 4s, यहाँ से होगा 3d, और यहाँ से होगा 4। ठीक है, तो आर्गन 4s 3d एंड 4p। आर्गन 4s 3d एंड 4p। तो क्रोमियम का 24 है, आर्गन तक 18 फिलअप कर लिया मैंने। देन 20, देन 24, ये आना चाहिए था। यस यस नो। बट एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। लास्ट टाइम अपन ने उतने कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिए जिसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं था। बट इसमें क्या है एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इट्स आर्गन 4s 1 3d। वही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इट्स आर्गन 4s 1 3d। क्लियर तुमको ये वाला पार्ट? यस नो। फॉर 4d ब्लॉक एलिमेंट। 4d ब्लॉक एलिमेंट देखो, अच्छे एक्सेप्शन जो भी होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो एक्चुअल में जो है एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे और डिफरेंट, मतलब एक चीज बताता हूँ सुनो। अगर सपोज अगर मैं यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं इन दिस केस, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, कोई बता सकता है? 4s 2 3d 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? कितने होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4। और वही अगर मैंने 4s 1 5d 3d 5 लिख लिया तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4s 1 3d 5 में? 4s 1 3d 5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जब एक्सपेरिमेंटली, अगर जब देखो थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग मेरे को ये फिलअप करना चाहिए, तो जो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आने चाहिए थे, बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा
तो एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक्चुअल में आ रहे थे वो 6 आ रहे थे, तब लोगों ने सोचा कि माइट बी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो रहा होगा, ये फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है। तो एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स थे वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से अगर वेरी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, नेचर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बिकॉज 3D और 4s, जो डी और एस होते हैं उसके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो उसके कारण क्या करते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में डी में क्या कर गया है, वो एक्साइट कर गया, एक्साइट करके उसकी क्या हो गई है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर्मेशन हो गया। तो अभी के बेसिस पे ऐसा है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शन है, तो उसके पर्टिकुलर रीजंस भी है। रीजन क्या है कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आ रहे थे और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे। अगर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर। तो अभी अपने को क्या करना है, जो भी रैंडम जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो अपने उसके बेसिस पे लिख सकते हैं, जो लास्ट क्लास में सीखा था। एक्सेप्शन अपन आज याद कर लेंगे। तो 4D ब्लॉक एलिमेंट में आई वुड सजेस्ट कि तुम सबसे पहले मुझे है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ये ट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर है 39, सारे लोग मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। थर्टी नाइन एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s2 4d1। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? वेरी गुड, जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? 36 क्रिप्टॉन। इसका पीरियड नंबर कितना है? 5। तो 5s 4d 5p। इलेक्ट्रॉनिक 39 है, 36 क्रिप्टॉन तक फिलअप कर दिया, तो 36, देन 38, देन 39। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास हो गया। अगर मेरे को नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना है, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस, so it's argon 5s2 4d2। अगर नेक्स्ट फिलअप करना है तो 4d3 आना चाहिए था, बट एक्चुअल में यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे आएगा 5s1 4d4 आएगा। नेक्स्ट वाला जो भी मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ वो जो एक्चुअल में आना चाहिए था वो नहीं आके उससे कुछ डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूं तो एक्चुअल में उसका भी अगर तुम नॉर्मली लिख के देखोगे उससे डिफरेंट आएगा। 5s2 4d4 आना चाहिए था, बट 5s1 4d5 आएगा। टेक्नीशियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नीशियम वैसा का वैसा आएगा। नॉर्मल लिख के देखो और जो इससे लिख के देखोगे वो भी सेम आएगा। रुथेनियम की बात करेंगे, फिर से एक्सेप्शन है। आर्गन आना चाहिए था 5s2 4d6, आता है 5s1 4d7। नेक्स्ट वाले का भी एक्सेप्शन है, 5s1 4d8। नेक्स्ट वाला 4d10। जो भी ग्रीन से लिखा है वो सब एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक्सेप्शन से, मतलब जो एक्चुअल आ रहा है
और जो तुम फाइंड आउट करोगे उन सब में बहुत डिफरेंट होगा। तो डी ब्लॉक 4D ब्लॉक में सिर्फ 4 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन सही आएगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा जो एक्चुअल आना चाहिए। रीजनिंग में पहले ही तुमको बता चुका। डन? यस नो? अगर तुम इसको याद रखने के लिए एक लॉजिकल चीज देखोगे तो लॉजिकल चीज क्या है इसके अंदर? अगर तुम लॉजिकल चीज देखोगे तो यहाँ पे 4D3, 4D3, 4D6 एंड 4D9। 6 और 4D9 एग्जिस्ट नहीं करता लॉजिकली। देखो, देखो D2 के बाद D3 फिलअप करे थे बट D3 नहीं आया, D4 आ गया। फिर से देखो यहाँ पे D5 के बाद D6 आना चाहिए था, D6 नहीं आया, D7 आ गया। फिर से अगर देखोगे यहाँ पे तुमने D8 फिलअप किया, जैसे ही तुमने D8 फिलअप किया, D8 के बाद D9 आना चाहिए था, D9 आके D10 आ गया। ये याद रखने का ट्रिक है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? हेलो? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का, Ag का, नियोबियम का, मॉलिब्डेनम का। दीज आर द 4 कॉन्फ़िगरेशन जो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैलेडियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक के सारे डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है बच्चे, 3D में इतना ही है, 3D में 2 ही एक्सेप्शन है, 4D में इतने सारे हैं, 5D में भी 2 ही है, 5D में भी 2 ही है। क्या बच्चे तुम मुझे बताओ, क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है क्या? यस नो? क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है? क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है? यस। क्या मॉलीब्लेड, सॉरी, क्या मॉलीब्लेडनम एक्सेप्शन है क्या? क्या मॉलीब्लेडनम एक्सेप्शन है? यस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो अगर तुम लॉजिकली चीज देखो यहाँ पे बेटा, ये वाला पार्ट देखो, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन दोनों एक ही ग्रुप में है। क्रोमियम एक्सेप्शन था, मॉलिब्डेनम भी एक्सेप्शन था, बट टंगस्टन एक्सेप्शन नहीं है। टंगस्टन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। ऐसे जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप में सारे के सारे एक्सेप्शन होंगे, नो। इवन 5D ब्लॉक एलिमेंट में, इवन 5D ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 5D ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं 5D ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो टंगस्टन की अगर मैं बात करूं, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74। तो 74 वुड बी द एटॉमिक नंबर। अगर 74 एटॉमिक नंबर है तो मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टंगस्टन। देखो यार, टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? क्रोमियम एक्सेप्शन था, मॉलिब्डेनम भी एक्सेप्शन था, बट टंगस्टन एक्सेप्शन
नहीं है टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन, इट्स जिनॉन, देन 6s, इट्स जिनॉन, देन 6s, देन 4f, देन 5d। 54, 54 के बाद 56, देन 70, देन 74। एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं है। पूरे 5D ब्लॉक में कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं है, प्लेटिनम में जाके एक्सेप्शन है। प्लेटिनम एटॉमिक नंबर कितना है? 78। और प्लेटिनम के नीचे गोल्ड। दो एक्सेप्शन है यहाँ पर। बाकी कहीं पे जो एक्सेप्शन नहीं होने का मतलब, जो तुम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेटिनम का तुम मेरे को पहले 78 एटॉमिक नंबर है, अगर 78 एटॉमिक नंबर होगा तो क्या उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए था क्या? 54, 56, 54, 56, 70 एंड 78। यस नो? क्या ये एक्सेप्शन, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था उसका? यस नो? यस, ये एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्चुअल में ये एक्सेप्ट, ये कॉन्श्योर, ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बट ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में नहीं आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका? कॉन्फ़िगरेशन आएगा इट्स जिनॉन 6s2, सॉरी 6s2 नहीं होके 6s1, 6s1, 4f14, 5d 9 हो जाता है। वही अगर मैं एयू की बात करूंगा तो एयू भी एक्सेप्शन है, इट्स जिनॉन 6s1। जो एक्चुअल में आना चाहिए था वो नहीं आके कॉन्फ़िगरेशन। यार क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बस इतने ही एक्सेप्शन है जो तुमको ध्यान में, एक दो और है वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट थ्री डी में दो ही हैं, 5D में भी दो ही हैं, बट जो 4D है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? और वही अगर मैं लेंथेनम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लेंथेनम, लेंथेनम इज 57। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना नॉर्मल अपने तरीके से। 57, 57 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल गेट जिनॉन 5s2, 4f1 आना चाहिए था। यस? यस नो? यस नो? सॉरी 6 नॉट 5, 6। बट एक्चुअल में ये नहीं आता। क्या आता है? वो आता है जिनॉन 6s2, 5d1। जिनॉन 6s2, 5d1। जिनॉन 1, जिनॉन 6s2, 5d1। That's why lanthanum is not the part of lanthanum. Lanthanum is not the part of. That's why lanthanum is not the part of lanthanide series. Lanthanum is not the part of lanthanide series. Lanthanum lanthanide series का part नहीं. It is a D block element. अब समझ में आया डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? अब क्लियर है कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? ओके। वही अगर मैं एक्टिनम की बात करूंगा, एक्टिनम, एक्टिनम इज द 89।
कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम इसका लिखोगे, हाँ एक्सेप्शन है, मतलब डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, दैट्स वाई 5D में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, 4F में नहीं कर रहा, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। वही अगर मैं एक्टिनम की बात करूंगा, हाँ इसके बाद जितने भी है 58 के बाद 71 तक जितने भी है वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 58 से 71 जितने भी हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। नाउ तुमको लिखना है एक्टिनम, एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल राइट इट्स रेडॉन 7s2, रेडॉन 7s2 5f1। ये नहीं लिख के इसका भी क्या लिखूंगा मैं, वो एक्चुअल में वो आना चाहिए था, बट क्या लिखूंगा, रेडॉन, रेडॉन 7s2 एंड 6d1। क्लियर? यस नो, यस नो। इसलिए ये भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, लैंथेनम इज, एक्टिनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिनाइट सीरीज, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स इट। क्लियर सबको? क्रोमियम, क्रोमियम के जस्ट नीचे मॉलिब्लेटिनम, मॉलिब्लेटिनम के जस्ट नीचे टंगस्टन। इसका एटॉमिक नंबर 24, 24 में 18 ऐड करो यू विल गेट 42, 42 में 32 ऐड करो यू विल गेट 74। वही सेम चीज अगर तुम देखोगे यहाँ पर निकल भी है, निकल, यहाँ पर पैलेडियम और यहाँ पे प्लेटिनम। निकल क्या एटॉमिक नंबर अपने को पता है 28, 28 में 18 ऐड करो यू विल गेट 46, 46 में 32 ऐड करो यू विल गेट 78। अगेन यू नो द कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन वी नो, इट्स 29, कॉपर इज 29, कॉपर इज 29। तो पैलेडियम पता है तो प्लेटिनम पता है, प्लेटिनम, if you know the palladium so we know the platinum also, तो platinum will be 40, sorry not platinum, copper के just नीचे you will get Ag, Ag would be 47 and Au will be 79। yes, yes no, and these are called Ag, Au and copper are called coinage metal, yes। Why they are called a coinage metal, why they are called coinage metal, because एंशियंट टाइम में इसके कॉइन्स बनते थे, एंशियंट टाइम में क्या थे, इनके कॉइन्स बनते थे, कॉपर के, गोल्ड के, और जो करेंसी के फॉर्म में जो उस टाइम रुपीज यूज नहीं होके कॉइन्स यूज होते थे, कॉपर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स एंड एयू के कॉइन्स। तो मैंने ये स्पेशली क्यों लिख के रखे हैं, स्पेशली इसलिए लिख के रखे हैं बिकॉज अगर तुम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है इट्स 4s1 3d5। नेक्स्ट वाले का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये है 5s1 4d5। अगर नेक्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं होते, देखो टंगस्टन क्या था 6s2 5d4, 6s2 5d4, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर अपन फिलअप कर रहे हैं, एक तो ये था, एक ये था, डन। यस नो,
और वही मैं निकल की बात करूंगा तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ। निकल का कॉन्फ़िगरेशन पता है? निकल का कॉन्फ़िगरेशन था इट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं था, निकल तुम्हारे पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था। निकल का जो भी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, ग्रीन से जितने भी लिख रहा हूँ वो एक्सेप्शन है। निकल था 4s2 3d10। तो पैलेडियम एक्सेप्शन था, पैलेडियम कितना हो गया था 4d10। नेक्स्ट वाला भी एक्सेप्शन था, नेक्स्ट वाला क्या हो गया था? नेक्स्ट वाला हो गया था 6s1 5d9। इलेक्ट्रॉन 10 ही फिलअप करने हैं, बट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिलअप कर रहा हूँ। तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। एक में डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक में 10 इलेक्ट्रॉन है, एक में 9 इलेक्ट्रॉन है। तो दीज आर द स्पेशल केस, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट तीनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तीनों का डिफरेंट। और अगर वही तुम नेक्स्ट वाले चीज में देखोगे तो कॉपर एक्सेप्शन है। कॉपर अगर एक्सेप्शन है तो कॉपर का क्या होता है? कॉपर होता है 4s, कॉपर इज 4s1, सॉरी, कॉपर इज 4s1 3d10। एजी 5s1 4d10। एयू 6s1 हाँ। 5d10। क्लियर? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? तो अगर तुमको इतने कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम जो लिखना बताया था, और अगर तुमको ये चीजें बता दो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो देख के ना आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द फॉरवर्ड। क्या आगे करें? क्या आगे जो भी सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे? यस नो? ओके फाइन, चलो। तो ये वाला पोर्शन हो गया। चलो, तो तुमको एटॉमिक इजी लग रहा है या डिफिकल्ट है, ये बताओ। ओके वेदांत, व्हाट अबाउट अदर्स? तुम लोग नोट्स वोट्स रिवाइज करना बंद कर दिया है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जो पहले, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी वही सेम चीज कर रहा हूँ। अरे लोग नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो क्लास में रिफ्लेक्ट होगा यार, वो चीज वो पता चल जाता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग, तुम्हारे बेस में थोड़ा सा पढ़ना ही बंद कर दिया है। आई नो यू आर रिवाइजिंग, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ना। और चीजें तो मेन, ऐसे तो एग्जाम आते रहेंगे यार, हर टाइम में एग्जाम आते रहेंगे। जो करंट चल रहा है उसको छोड़ थोड़ी देंगे अपन। अपन को साइमल्टेनियसली मेंटेन करके रखना है। वी नो एग्जाम तो आएंगे यार, बिकॉज वी आर शेड्यूलिंग। और सिलेबस भी इसी स्पीड, और मैं अभी स्लो पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे पास ऐसा टाइम भी आएगा किसी टाइम कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको थ्योरी भी करना पड़ेगा। फ्रेंकली स्पीकिंग, तुमको थ्योरी वाला पार्ट भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुमको होमवर्क भी देंगे, वो भी फिनिश करना पड़ेगा। तब तुम कैसे मैनेज करोगे? बोलो। बट तुम लोग सच में यार, तुम्हारे बैच में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना पढ़ते थे और अभी जितना पढ़े हो, तुमने बहुत कम कर दिया यार। बट आई डोंट नो व्हाई, जो एक्टिवनेस तुम्हारे बैच में पहले था वो है ही नहीं।
पहले मतलब हर एक से आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम, अभी ऐसा नहीं कि अभी आंसर नहीं कर रहे हो, बट स्टिल वो जितना पहले अच्छे से रेस्पॉन्ड करते थे उतना नहीं करते। और ये क्यों है, आई डोंट नो। अरे वो चीजें चलती रहेगी, तुम्हारा मेन एम से हटो मत ना यार। मेन एम क्या है तुम्हारा? मेन एम देखो ना यार, तुम्हारा क्या है। मेन से वो वाले टारगेट से थोड़ी हट जाओगे। सच में तुमको बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हारा, मतलब जो तुम रेगुलर है उसके बेसिस पे, जहाँ पे तुम लोग यार, मतलब सच में मैं तुम्हारे बैच से थोड़ा सा ऐसे शॉक था कि मेंस वाला बैच मतलब इतना अच्छा है यार। इस बार मेंस वाला बैच बहुत अच्छा है। और राइट नाउ ये कंडीशन हो गई है क्या, मतलब मुझे लगता है कि क्या कर रहे हो यार। ये तो पुराने जो बैचेज है उससे भी घटिया लग रहा है। तुमको चीजें सब समझ में आती है बट तुम रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही, चीजें भी तुमको समझ में आ रही है, बट तुम रेस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी होगा यार। होगा क्या ऐसा? क्या ऐसा होगा क्या? नहीं ना। हेलो, एम आई ऑडिबल? तो बी एक्टिव। पढ़े अपन आगे। ओके डन, चलो। अगर लेट से तुम्हारे पास ये है, लेट से तुम्हारे पास एक सेंटर पे न्यूक्लियस है पोटेशियम का, लेट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो पोटेशियम क्या होता है? आर्गन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 19 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 में 2s 2p है, n इज इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d है, n इज इक्वल टू 4 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है? 4s का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है? 4s का। अगर 4s का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तुम्हारे पास, अब एक चीज ध्यान से सुनना। अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर 4s का एक ही इलेक्ट्रॉन होता और कोई भी इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये समझ में आता है कि जो न्यूक्लियस है सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगा था? इस पे 19 पॉजिटिव चार्ज है। अगर इनसाइड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो न्यूक्लियस सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स उस 4s पे लगा था, यस और नो? बट अब क्या हो रहा है? अब इनसाइड इलेक्ट्रॉन है। इनसाइड क्या है तुम्हारे पास? इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से? 1s में है, 2s में है, 2p में है, 3s में, 3p में, 3s में है, 3p में है, 3d में है। दे विल ट्राई कि न्यूक्लियस उसके तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाए। 1s में जो इलेक्ट्रॉन है, 2s 2p में जो इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p 3d में भी इलेक्ट्रॉन है, दे विल ऑलवेज ट्राई कि न्यूक्लियस उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाए। तो जो अट्रैक्शन फोर्स 4s को टोटल कितना था? 19। तो जो 19 अट्रैक्शन फोर्स मिलना चाहिए था, क्या वो 19 अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा क्या? 19 कहाँ से नंबर ले रहा हूँ? ये 19, 19 उसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, तो 19 पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या वो सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स 4s को मिलेगा क्या? नहीं। उससे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा? तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, ड्यू टू, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, 4s will experience lesser attraction force? Due to presence of inner electron, 4s will experience lesser attraction force। जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा, उससे कुछ कम लगेगा। कितना कम लगेगा उसको बोलते हैं शील्डिंग। उसको आज के बाद नाम क्या दे रहे हैं? शील्डिंग। जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज ट्राई कि आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगे? कम अट्रैक्शन फोर्स लगे। इसका मतलब जो इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस। ठीक है। हमेशा एक चीज, ये मैं रिपल्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत जगह बुक में डेफिनेशन गलत दे के रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिपल्शन फोर्स। अब एक और चीज देखो, अगर सपोज, हाँ इससे पहले, अगर तुमको ये एस
एस स्फेरिकल होता है, पी डबल डबल शेप होता है, डी तुम्हारे पास इस तरीके से होता है। क्या ये सबको पता? तो किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एस के, पी के या डी के? डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मींस न्यूक्लियस से डी का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? अगर डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो न्यूक्लियस से डी का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। डी क्या होंगे? ज्यादा डिस्टेंस में होंगे। यस। इसका मतलब अगर मैं उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, अगर मैं किसी भी एक शेल में बात करूं तो शेल में लेट्स से n इज इक्वल टू 3 है, 3s है, 3p एंड 3d है, तो 3s जो होगा इट विल बी मोर क्लोजर टू 3p। 3s जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3d, बिकॉज 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। यस और नो? 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। यस नो? तो 3s, 3p एंड 3d में से 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3s। तो पेनिट्रेशन पावर, कौन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी, 3s की, 3p की या 3d? 3s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो अगर मैं किसी भी पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, पेनिट्रेशन पावर फॉर ए पर्टिकुलर शेल, तो अगर मैं पर्टिकुलर शेल की बात करूंगा तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 3s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा किससे, 3p से, एज कंपेयर टू। ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, s का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। यस। पेनिट्रेशन पावर जो होगा वो s का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। यस और नो? यस। s ज्यादा क्लोजर होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, देन p, देन d एंड देन f। डन? यस नो? ये पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि 2p और 3s का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं। अगर 2p और 3s की बात करूंगा, मैं एक ही शेल की बात कर रहा हूं, मैंने शेल नंबर फिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने एक पर्टिकुलर शेल फिक्स कर लिया है। अगर मैं 2p और 3s की बात करूंगा तो किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, 2p का या 3s का? 2p का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा, ये चीज ध्यान रखना। चलो, अब एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 1s, 2s एंड 3s, किस पे न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? 1s पे। अगर 1s ऑलवेज ट्राई के न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड कौन करेगा? 1s ज्यादा शील्ड करेगा, 2s ज्यादा शील्ड करेगा, 3s ज्यादा शील्ड करेगा? 1s। तो 1s क्या करेगा, ज्यादा शील्ड करेगा, क्योंकि 1s क्या ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो दे विल ट्राई के न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए, तो 4s को क्या करेगा, ज्यादा शील्ड करेगा। तो ज्यादा शील्डिंग को अपन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो शील्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। शील्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। इसका मतलब 4s का जो इलेक्ट्रॉन है, अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। अगर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसने शील्ड किया तो बाहर पे जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था, अट्रैक्शन कितना लगना चाहिए था, अट्रैक्शन जेड के इक्वल लगना चाहिए था। यस नो? क्या अट्रैक्शन जेड के इक्वल लगना चाहिए था? यस नो? बट जेड के इक्वल नहीं लग के कुछ कम लगेगा। अगर कुछ कम लगेगा, कितना कम लगेगा, सिग्मा कम लगेगा। कितना कम लगेगा वो, सिग्मा कम लगेगा। तो सिग्मा को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा ही क्या है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूँ तो 1s इज मोर क्लोजर टू 2s, 2p इज मोर क्लोजर टू 3s, 3p एंड 3d। तो पेनिट्रेशन पावर 1s का ज्यादा, देन 2s का, देन 2p का, देन 3s का, देन 3p का, देन 3d। 4s आउटर मोस्ट शेल। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 4s पे न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन फोर्स लगा था, बट अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर अंदर इलेक्ट्रॉन से दे विल ट्राई के न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाए, तो 4s जितना अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए था
उससे कुछ कम एक्सपीरियंस फोर्स उससे कुछ कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है दे विल ट्राई कि न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उनकी तरफ लगाए, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर लेट्स से सिग्मा से शील्ड कर रहे हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, जेड माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? यस नो? ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर मैं 3s की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 3s, क्या 3s को क्या 3s को जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है क्या वो शील्ड करेगा? लॉजिकली सोचना, 3s अंदर है, अंदर वाले को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा क्या? नहीं। वेरी गुड। बच्चे रिपल्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, शील्डिंग क्या है, 3s जो है वो ट्राई करेगा कि न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए, उसके कारण वो 3s 4s को शील्ड करेगा, बट 4s जो है वो 3s को शील्ड नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? क्योंकि 4s बाहर इलेक्ट्रॉन, बाहर की साइड, उसका शील्डिंग नहीं है। तो शील्डिंग का डेफिनेशन बहुत जगह गलत लिख के रखा है। और एक और चीज देखो, अगर सपोज लेट्स से 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, 4s को शील्ड कौन ज्यादा करेगा, 3s ज्यादा शील्ड करेगा, 3p ज्यादा शील्ड करेगा या 3d ज्यादा शील्ड करेगा? 3s ज्यादा शील्ड करेगा। वेरी गुड। इसका मतलब जो शील्डिंग की बात अगर मैं करूं, तो शील्डिंग की अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होगा, शील्डिंग जो होगा वो एस का, शील्डिंग एस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एस, फॉर ए पर्टिकुलर शेल। यस? यस नो? एक और चीज में, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी एंड एफ, अगर मैं 3D की बात करूं, 3D जो है 4s को कम शील्ड करेगा, इसका मतलब कैन आई सिंपली से दैट, कैन आई सिंपली से दैट डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स? कैन आई सिंपली से दैट डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर्स। ये मैं तुमको नेक्स्ट मतलब आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। मैं 10 मिनट क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, शील्डिंग से क्या होता है वो मैं तुमको अभी बता दूंगा। हाँ, एस परफेक्ट स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर उससे भी बोल सकते हैं। डी एंड एफ आर द कॉम्प्लिकेटेड शील्ड ऐसे भी बोल सकते हैं रुचिरियस। जो मैंने चीजें तुमको यहाँ पर बताई है वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखे, डेफिनेशन जो भी है एक शील्डिंग का क्या होता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे। शील्डिंग क्या है, सिग्मा, सिग्मा क्या है शील्डिंग। जेड इफेक्टिव क्या है, आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, उसको या तो तुम जेड इफेक्टिव बोल सकते हो या फिर तुम उसको जेड स्टार बोल सकते हो। इट इज जेड इफेक्टिव और जेड स्टार। क्लियर? यस नो? नेक्स्ट, सिग्मा कैलकुलेट करना है एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन के लिए। वी वांट टू कैलकुलेट द सिग्मा फॉर एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये रूल्स हैं, मैं तुमको अभी इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम करवाऊँ, दो प्रॉब्लम करवाऊंगा, बेस्ड ऑन दैट बाकी प्रॉब्लम्स घर पे मैं तुमको दूंगा। सबसे पहले क्या करना है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद जिस पे भी तुम्हारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब जहां पर भी तुमको शील्डिंग कैलकुलेट करना है, उस अगर वो इलेक्ट्रॉन एनएस और एनपी में है तो उसके राइट हैंड साइड जो भी होंगे वो उसको शील्ड नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट वही है, इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन आर नॉट इफेक्टिव इन द शील्डिंग ऑफ एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट, और अगर सपोज लेट्स से तुम्हारा एनएस में एक इलेक्ट्रॉन है
तो बाकी जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे, ये मैं तेरे को जब एग्जांपल कराऊंगा तो फिर से रिपीट करने वाला, अभी जस्ट पॉइंट गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन, जो भी एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे एनएस और एनपी में, वो उसको शील्ड करेंगे कितने से, 0.35 से। ये एग्जांपल से थोड़ी चीजें और क्लियर होगी। जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उससे जो पहले वाला शेल है, जो n-1 वाला शेल है, वो उसको शील्ड करेगा 0.85 से। और उससे भी पहले वाले जितने भी शेल होंगे, उससे भी पहले जितने भी शेल होंगे, वो उसको शील्ड करेंगे 1 से। वो उसको शील्ड करेंगे कितने से, 1 से। अब प्रॉब्लम देखते हैं, वहां से चीजें क्लियर होंगी। देखो, क्या सबको एफई का कॉन्फ़िगरेशन पता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, यस। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एफई का। एफई का एटॉमिक नंबर है 26, यस। यस, नो? अच्छा, ये क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। अपन ने 4s पहले लिखा है, 3d बाद में लिखा है। ये बोल रहा है ऐसा मत करो, 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 देन 4s। फर्स्ट पॉइंट ये देखो, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो n4 है उसको n3 के बाद में लिखा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी एस और पी वाले हैं उनको साथ में बना। तो 1s का तो एक ही था, इसलिए उसको अलग से पिंक वाले ब्रैकेट में लिख लिया। 2s 2p को साथ में रखेंगे, 3s 3p 3d तीनों को साथ में नहीं रखेंगे। एस और पी को अलग से रखेंगे, डी को अलग से रखेंगे। इसका रीजनिंग तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा। देख डी, अभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन एस और पी है, बट जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी होगा ना, तो वहां पे रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो वहां पे तुमको इसका यूज होगा। बट अभी से अपन प्रैक्टिस में क्या डालेंगे, अगर 3s 3p 3d है, तीनों को साथ में नहीं लिख के 3s लिखेंगे और 3d को अलग से लिखेंगे। क्या ये पॉइंट सबको? यस, नो? ये पहला पॉइंट हो गया है अपने पास। क्या है? इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर्स में लिखना है अपने को, एंड जो एस और पी है उसको साथ में, डी एंड एफ को साथ में। अब मेरा एस जो है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन एस में है ना, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन के जो राइट हैंड साइड है, वो उसको शील्ड नहीं करेंगे। क्या उसको राइट हैंड साइड कोई है क्या? क्या उसके राइट हैंड साइड कोई है? क्या उसके राइट हैंड साइड कोई है क्या? ना। अगर लेट से मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी होता, अगर मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी होता, तो उसके राइट हैंड साइड कौन है? 4s। क्या 4s उसको शील्ड करता? क्या 4s उसको शील्ड करता? बच्चे ऊपर पॉइंट देखो, जो राइट हैंड साइड होते हैं वो शील्ड नहीं करते। तो अगर मेरा डी होता तो 4s उसको शील्ड नहीं करता। तो वो भी एक, जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी लेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। क्लियर बच्चे लोग? टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब जिस पे मेरे को शील्डिंग निकालना है वो क्या होगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। अब देखो, अब बताओ टेस्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या है? जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4। एक्चुअली में टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या, ये हो गया मेरा n। तो क्या 3 वाले को, क्या मैं n-1 बोल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर जो 3 है, क्या उसको भी मैं n-1 बोल सकता हूँ? क्या यहाँ पे 2 है, क्या इसको मैं n-2 बोल सकता हूँ? इसको मैं n-3 बोल सकता हूँ? कुछ भी नहीं करना, लिखना है, राइट हैंड साइड को भूल जाओ, उसके बाद जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसको 4, उसको n दो, बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग है उसको n-1 n-2, इस तरीके से तुम लिख सकते हो, ठीक है। यस, नो? अब देखो, अब इसने क्या बोला बच्चे, देखो दो इलेक्ट्रॉन है n में, उसमें से जो एक है ना वही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसी n में, उसी n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो देखो उसने क्या बोला, थर्ड पॉइंट, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इन ns and np ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट ऑफ 0.35। जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन था?
एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो एक रिमेनिंग है, वो उसको शील्ड करेंगे 0.35 प्लस। जो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 + 6 + 6। बच्चे n-1 में यहाँ पर भी n-1 यहाँ पर भी 14 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 कैसे? और वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? देखो रूल्स लिखा है, कितने से शील्ड करेंगे? 0.85 से। यस। और n-2 n-3 सारे लेने हैं बच्चे, n-1 सारा लेना है अपने। n-2 और n-3 में कितने हैं? उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हैं? 2 + 2 + 6। और वो सब कुछ कुछ किससे शील्ड करेंगे? उसको 1 से शील्ड करें। 2 + 2 + 6, वो उसको किससे शील्ड करेंगे? वो उसको 1 से शील्ड करें। यस। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 22.75। दैट विल बी सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? जेड इफेक्टिव आएगा 26 माइनस 22.75, सॉरी 22.25 आएगा। तो ये आ जाएगा 3.7। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एस और पी को साथ में रखना है और डी को अलग से रखना है, डी और एफ को। जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी में अगर n4 है तो n4 में एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको 0.35 से शील्ड करेंगे। तो मैं लिख दूंगा 1 × 0.35। उसके बाद n-1 में देखना है, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 में इलेक्ट्रॉन थे कितने? 14। तो जो n-1 में इलेक्ट्रॉन है वो उसको शील्ड करेंगे कितने से? 0.85 से। 0.85 से वो उसको शील्ड करेंगे। और और बाकी जितने भी n-2 n-3 में इलेक्ट्रॉन है वो सब कुछ को 1 से शील्ड करेंगे। शील्डिंग निकाल लो तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? आना कितना चाहिए था? 26, बिकॉज वो उसका एटॉमिक नंबर है, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं 22.25 से, तो शील्डिंग कितना आएगा? 3.75। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस। यस नो। चलो, वैसे ही तुमको कोबाल्ट का लिखना है, कोबाल्ट का तुम घर पे करोगे, उसके बेसिस पे मैं ये ट्रेंड्स लिखवाऊंगा तुमको। बच्चे जीरो वो उसने रूल्स दे के रखे हैं, अपन रूल्स को डायरेक्टली फॉलो कर, अपन और कुछ भी नहीं कर रहे, जो कहाँ से वो नंबर आया वो अपन नहीं देख रहे, अपन रूल्स फॉलो कर रहे हैं। मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ, ये तुम सब कुछ कंप्लीट करोगे घर पे, इसके बेसिस पे मैं तुमको नेक्स्ट टाइम रिजल्ट्स बताऊंगा। अब बोरॉन की बात करते हैं। तो बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 1p में है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1p में है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n तो ये भी n। n कितना है? 2। और ये कितना हो जाएगा? n-1। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे लोग? n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे 2 है क्या बच्चे? टोटल n में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे एक कहाँ से है बच्चे लोग? अगर n जो है 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है ना यार, सॉरी। टोटल h में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p में एक इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, एक अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर यहाँ पे 2p2 होता, 2p2 तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते? 3। तो यहाँ पे क्या है? 2p1। तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहाँ पे। और 2, और अगर उसी ऑर्बिट में है तो कितने से शील्ड करेंगे? 0.35 0.85 या 1?
0.35। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? 0.8। यहाँ से आंसर कितना आएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.7 प्लस 1.7, 2.4। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2.4, 2.6। बच्चे बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, वेदांत बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? तुमको कोबाल्ट का भी फाइंड आउट करना है, तुमको कार्बन का भी फाइंड आउट करना है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम का भी फाइंड आउट करना है। सोडियम और पोटेशियम में किस पे फाइंड आउट करना है? इसमें 3s1 पे, इस पे 4s। और अभी जैसे एक्टिव रह रहे हो समझाने के बाद, वैसे एक्टिव रहो ना यार, पढ़ाने में मजा आएगा। मुझे ये एक्टिवनेस चाहिए, एटलीस्ट 15 लोगों का तो रेस्पॉन्स चाहिए जो अभी कर रहे थे तुम समझाने के बाद। पढ़ाने में लिटरली मेरे को मजा आएगा। मैं तुमको और अच्छी चीजें भी बताऊंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा। तो अगर तुम ऐसे डल से रहोगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। अब पता है कैसे पढ़ना है अपने को क्लास में? ओके, नाउ अब तुमको किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ, एस और पी को साथ में लेंगे यार बच्चे, एस और पी को साथ में लेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन कर सकता है। सर हेलो। एक मिनट, हाँ बच्चे एक मिनट। हाँ बोल, क्या हुआ? सर व्हाट इज टेस्ट इलेक्ट्रॉन, कैन यू एक्सप्लेन? टेस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जिसपे तेरे को शील्डिंग फाइंड आउट करना है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का सिंपल मीनिंग जहाँ पे तेरे को शील्डिंग फाइंड आउट करना है, that's it। ठीक है। हेलो। यस सर। Hello, sir. हाँ बोल। Sir, can you explain the boron? बच्चे बोरॉन में टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या लिया है तूने? Sir, can you show the slide? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख। Okay, sir. लिख लिख, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख। Sir, that one is one. Oh, 1s2 2s2 2p1, यस। yes, sir. तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, 2p1 तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, 2p1 तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए? Sir, 3. मुझे 3 कहाँ से हुए यार? Sorry, और sir, 2. 2. बच्चे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, उसी उसी ऑर्बिट में। टू। अगर तेरा ns1s2 2s2 2p1 है तो सारे Yes, sir. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपना एक बार माइक ऑफ कर। मैं सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। 1s2 2s2 2p1, तो 2p1 है, इसका मतलब तेरा n कितना है? तेरा ऑर्बिट नंबर 2 है। तो ऑर्बिट नंबर 2 में उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? टू। हाँ, अब बोल बच्चे, जो भी था जिसका माइक ऑन करके बता। Sir, 2. अब होंगे 2, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया 0.35 से, 2 इंटू 0.35 कर लिया, यस। Yes, sir. अब उसके अलावा n-1 में कितने हैं? Sir, 1. अब n-1 में 1 कितने हैं? 1s2 होगा ना, तो वहां पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। हाँ sir. वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? Sir, 2 से.
कहाँ पे ध्यान है यार तेरा? सर मेरे अच्छा को अपना नहीं माइक, चल रहा। तो अपना माइक ऑफ कर यार, माइक ऑफ कर। अबे टू से तो कोई शील्ड ही नहीं करता यार, टू से कहाँ से शील्ड करेगा? नंबर है 0.35, 0.85 और 1। पूछ रहा हूँ कैसे शील्ड करेगा? तू बोला टू से, टू से कैसे शील्ड करेगा? तेरे को N2 समझ में आता है? यहाँ पे N इज इक्वल टू 2, यस सर। और N इज इक्वल टू 2 में ये अगर तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 2। और N-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 1। अबे 1 कहाँ से है इलेक्ट्रॉन यार? सर 2, सॉरी सर। कहाँ पे ध्यान है? सॉरी सर। और और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, ये इसको कितने से, एंड वाला कितने से शील्ड करेगा? सर 2 से ना। अबे 0.35 जीरो से पॉइंट शील्ड थ्री करेगा ना फाइव भाई। और N-1 वाला कितने से शील्ड करेगा? 0.85। वही तो किया है। ओके सर। डन। यस सर। सर अब समझ में आया, थैंक यू सर। ओके, सर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ पर्सनली? आज 2:30 करना कॉल, 2:30। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, या सर या सर in मॉड्यूल में एक प्रॉब्लम है, सर दैट इट इज रिटन दैट the number of protons, electrons and neutrons in a molecule of heavy water are respectively. Sir, heavy water meaning H2 only, no? नो नो, D2, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, इट्स ड्यूटेरियम। ठीक है, Okay, sir. Thank you, ओके। sir.